नमस्कार मित्रों, इतिहास के पन्नों के इस 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए हम जानेंगे कि आज़ादी के ठीक पहले यहाँ के 565 रियासतों की सूरत हाल क्या थी, वहाँ के शासक किस तरह के कामों में लिप्त रहा करते थे और उनके क्या शौक क्या थे। तो मित्रों, ये एपिसोड आने वाले दो जो हैं काफ़ी रोचक होंगे और जानकारी भरे होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यहाँ किसी भी कम्युनिटी या किसी को टारगेट करने का उद्देश्य नहीं है। बस मात्र अनकट हिस्ट्री आप तक पहुँचाना है, विभिन्न किताबों में जो लिखा है। और ये सब चीज़ें जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये तमाम किताबों में लिखी हुई है। दो एक किताबों के तो नाम भी यहाँ ले सकता हूँ, फ्रीडम एट मिडनाइट, और इसके अलावा एक जर्मन दास करके हुए हैं, जो दीवान जर्मन दास, उन्होंने महाराजा और महारानी पे दो किताबें अलग अलग लिखी हैं। तो बहुत ही मॉडरेट किस्म की जानकारी देंगे हम, किसी को अपमानित या किसी किसी के खिलाफ कोई आरोपित करने की कोई इसमें श्रद्धा नहीं है। थोड़ी सी रोचक जानकारी ज़रूर है ये, तो थोड़ा इसको सुनिएगा, मज़ेदार चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इतिहास के पन्नों में आज हम आज़ादी के ठीक पहले की 565 रियासतों में से कुछ जो सक्षम रियासतें थी और उनके काम किस तरह के थे, वे अपने आप को क्या समझते थे, राजा देवी अधिकारों से प्राप्त व्यक्ति के रूप में खुद को वो प्रेजेंट करते थे, और धन धान्य से भरपूर थे, जनता से काफ़ी माल गुजारी वसूल करने के अधिकार इनको थे, और टैक्स भी लगाने के अधिकार थे, और सज़ा दंड देने के, चाहे जिसको जेल में बंद करने के, हर तरह से हर चीज़ें इनको। कुछ लोगों ने इसमें, कुछ रियासतों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कुछ लोगों ने, अधिकांश लोगों ने अपना समय आमोद प्रमोद में व्यतीत किया है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, उस समय का भारत क्या था कि टोटल 42 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था भारत, अविभाजित भारत, पाकिस्तान। इनमें से लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर पर देशी राजाओं का हक था, ये अधिकार था। वहाँ के राजा हर तरह के अधिकार उनके पास में थे, माल गुजारी, कर, वहाँ के जंगल, वहाँ की ज़मीन, जल, सब पे उनका अधिकार था। केवल अंग्रेज़ों के पास तो ये था कि वे रक्षा मामले देखा करते थे। एक टुकड़ी रहती थी उनकी, जिसको रेजिडेंट बोलते थे, अंग्रेज रेजिडेंट वहाँ हर राज्य में रहता था। वो जो इनके इन बिटवीन सेक्रेटरी, आप जो इनका रजवाड़ों का सेक्रेटरी होता था, रियासतों का प्रिंसली, उनके बीच में समन्वय करते थे और आपस में तय करते थे कि कोई गलत काम ना हो रियासतों में, और रियासतें आपस में झगड़े नहीं, राजा। ये दो काम थे उनके। विदेश मामले वही होते थे, कोई बाहर के विदेशों से उनका कोई ज़्यादा विदेश नीति तो थी नहीं, या दूसरे यूरोपियन या अन्य राज्यों से सीधे संबंध नहीं थे इन राजाओं के। तो आज बात करते हैं, देशी राजाओं के दिन लगने वाले थे। ये मान के चलिए कि 18 जुलाई को जो घोषणा हुई थी, उससे सब सन्न रह गए थे देशी राजा की। उनको लग गया था कि हमारे गिने चुने दिन बचे हैं, अब किसी न किसी रूप में अब दिन पलटेंगे और हमारे पास वो अधिकार नहीं रहेंगे जो आज है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने स्पष्ट रूप से तय कर दिया था कि जो भी राजा हैं वे चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले। एक पेज और डाल दिया था उन्होंने कि चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति थी नहीं। माउंटबेटन ने इनको समझा बुझाया कि भाई, या तो आप भारत में जाओ या पाकिस्तान में रहो। स्वतंत्र रहने की इच्छा आपकी पूरी हो इसलिए नहीं हो सकती कि चारों तरफ से घिरे रहेंगे आप। ब्रिटिश इंडिया का ऐसा पूरा, इधर से आप नक्शे में देखेंगे तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं से ब्रिटिश साम्राज्य था, जो सीधा सीधा भारत या पाकिस्तान के पास जा रहा था। बीच बीच में रियासतें थी। अब देखिए, राजाओं के पास जो था, प्रचुर मात्रा में धन था। धन के अलावा, अब चूंकि लड़ाई का काम तो ख़त्म हो गया था, वो सहायक संधि हो गई थी, तो उन्हें लड़ना भिड़ना तो आपस में बंद हो गया था। तो धन का दुरुपयोग कैसे करें, मजे रहें, ये इनका मेन था। रक्षा और विदेश मामले ब्रिटिश सरकार देखती। अब क्या था, प्रचुर धन था, फालतू समय था, और ये सब अपनी कल्पना की उड़ानों को साकार करने में लगे रहते थे। कल्पना कैसी भी हो सकती है। दूसरा, कामनाओं को तुष्ट करना, शिकार, मोटर, खेलकूद, महल, हरम और हीरे जवाहरात की परिधि के बाहर नहीं निकलते थे तब के राजा महाराजा। आइए जाने कुछ खास महाराजाओं की शौक और उनके कृत्यों के बारे में। तत्कालीन समय में बड़ौदा में गायकवाड़
मराठों का शासन था। ये जो थे हीरे और जवाहरात की पूजा किया करते थे। दरबार में जो पोशाक पहनते थे वह सोने के तार की बुनी हुई होती थी। रियासत में केवल एक ही परिवार ऐसा था जिसको इस तरह की बुनाई करने के अधिकार थे, और उनके नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाते थे और नाखूनों से उतारों को घुमा घुमा के वीविंग करते थे। तो उन्हीं के पास अनुमति थी। इसलिए था कि इसकी नकल करके कोई अन्य व्यक्ति न पहन ले जिस तरह की पोशाक राजा पहनते थे। उनके पास, महाराजा के पास सबसे बड़ा हीरा सितारे दक्कन था, जो दूसरे किसी राजा के पास नहीं था। तो देख लीजिए आप कितने शौक के मामले में ये तो गायकवाड़। अब चलते हैं भरतपुर के महाराजा की तरफ। भरतपुर में राजस्थान की एक रियासत थी। यहाँ पर जाट राजाओं का शासन था तब। उनके पास हाथी दांत की कलाकृतियों का बड़ा संग्रह था। वे बड़े शौकीन थे। कई हाथियों को इस चक्कर में मरवा डाला गया था और उनके हाथी दांत की कलाकृतियाँ की सजावट उन्होंने अपने महल में करवा रखी थी। कपूरथला के महाराज की सिख पगड़ी पर दुनिया का सबसे बड़ा पुखराज लगा हुआ था। उसकी खुबानी चमक, पीली चमक में के चारों तरफ 3000 हीरे मोती दमकते थे। देखिए कितना क्या वैभव रहा होगा। मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या गजब का वैभव था। जयपुर के महाराजा का खजाना एक पहाड़ी के सीने में दफन रहा करता था। वर्षों की परंपरा थी ये। प्रत्येक महाराजा अपने जीवन काल में केवल एक बार उस खजाने को खोल सकता था और जाकर के अपनी मर्जी के हीरे जवाहरात उसमें से चुन सकता था, फिर बंद हो जाता था। इसकी सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से बड़ी सेना की टुकड़ी लगी रहती होगी, तो वो भी था, लेकिन उसमें केवल जीवन काल में एक बार मौका मिलता था उस राजा को। देखो नियम कायदे के बड़े पक्के हुआ करते थे राजा महाराजा। पटियाला के सिख महाराजा जो थे वो बहुत प्रसिद्ध थे उस समय कि इनके रत्न भंडार का सबसे अनमोल रत्न मोतियों का एक हार हुआ करता था, जिसका बीमा, अब आप सोचिए कि मोतियों का हार कितना कीमती था, कि जिसका बीमा इंग्लैंड के लॉयड बैंक ने $10 लाख का किया था। उस समय की कीमत देखिए $10 लाख की कितनी होगी। उसकी कीमत का बीमा $10 लाख का किया था। और इस हार में आसमानी रंग के 1001 हीरों से जड़ा कवच लटका करता था, जो सीने पर पहना जाता था। पटियाला महाराज का नियम था कि वे साल में एक बार इस कवच को सीने पर इस कवच को बांधते थे सीने में, और निर्वस्त्र अवस्था में प्रजा के सामने आते थे, ताकि वो एक प्रतीक स्वरूप लिंग के दर्शन करवाते थे, जो भी था उनका। कुछ इस तरह की, ये इसको आप सनक कह सकते हैं। राजा महाराजा तो कुछ भी कर सकते थे। अब देखिए, मैसूर के महाराजा को एक चीनी आदमी ने बता दिया था, चीनी कोई वेद रहा होगा, कि दुनिया की सबसे कामोत्तेजक औषधि हीरे को पीस कर बनाई जाती है। ये कान भर दिए उनके राजा, तब के राजा कान के कच्चे हुआ करते थे। तो बताया जाता है कि इस कारण से शाही खजाना जो था उससे तेजी से खाली होने लगा। हीरे के को पीस पीस के औषधि बनने लगी। मैसूर के महाराजा साल में एक बार फील खाने के सबसे बड़े हाथी, उनका जो संग्रह था हाथियों का जो बड़ा होता, उसमें बड़े हाथी के सामने साष्टांग दंडवत करते थे। दशहरे के अवसर पर, आज भी मैसूर में उसी तरह का दशहरा मिलता है, दशहरे पर हाथी इकट्ठे करके मैसूर में सजाए जाते थे, जो आज परंपरा का आज भी निर्वहन होता है। जो कुर्ग के आसपास एक पर हाथियों की सेंचुरी है, वहाँ से ट्रेन करके दशहरे के लिए हाथी अभी भी ले जाए जाते हैं। परंपरा का निर्वाह किया जाता था। सबसे बलवान हाथी की झूल पर महाराजा बैठा करते थे। महाराजा थे भारत में। अब देखिए, अब फिर हाथी के बाद फिर मोटर कार का युग शुरू हो गया। तो इंग्लैंड में जब मोटर कार का आविष्कार हुआ तो यहाँ भी राजा महाराजा सबसे पहले कार लेके आए। तो भारत में पहली कार 1892 में महाराजा पटियाला ने मंगवाई थी, और इसका नंबर क्या रखा था? गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर 0। देखिए आज भी किस तरह का पागल बने गाड़ी के नंबर को लेकर के लाखों रुपया धनी लोग केवल अच्छे नंबर पाने के लिए दे देते, तो तब भी ऐसा ही होता था। हिंदुस्तान
कि सबसे अनोखी रोल्स रॉयस कार महाराजा भरतपुर के पास थी। बड़े रोचक तथ्य हैं, आप देखिएगा ये, और ये ऐसे झूठ मूठ नहीं है, बड़ी किताबों में लिखा है सारी चीज़ें, अनकट हिस्ट्री है। हैदराबाद के निजाम जो थे उस समय अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे, और वे क्या करते थे कि कार वार खरीदते नहीं थे। वो उनको जिसकी कार जम जाए, उनके रियासत में किसी आदमी ने ली है कार, तो उसकी कार मंगवा लेते थे कि जरा ले जाना, जब हिजाइने से मंगवाई है देखने के लिए, और रख लेते नहीं थे। इस तरह से वो जितनी कारें इकट्ठी करी उन्हें 100-200 ऐसी चढ़ती थी, चलाते वलाते नहीं थे वो, बहुत लोगों को कार छीन लिया करते। हैदराबाद की निजाम की कंजूसी के ऊपर एक पूरा एपिसोड बनाने का मन है मेरा, तो इसी का आएगा सीरीज में आगे। इतना बड़ा कारनामा था उनका। महाराजा ग्वालियर सिंधिया की जो थे, सिंधिया की रियासत का शासन भारत में सबसे अच्छे शासन में से माना जाता है। बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से प्रशासन चलाते थे वो, ये एक प्लस पॉइंट है उनका। अब देखिए, जूनागढ़ में एक नवाब हुआ करता था, गुजरात का बिल्कुल समुद्र तटीय एरिया है। वो जो नवाब थे वो कुत्तों के अजीब शौकीन थे, अजीब व गरीब शौक थे इनके महाराजाओं के, नवाबों के। तो वो कुत्तों के बड़े शौकीन थे, बहुत सारे कुत्ते पाल रखे थे उन्होंने। उनके प्रिय कुत्ते जिन घरों में रखे जाते थे उनमें बिजली और टेलीफोन की सुविधाओं के साथ नौकर भी रहता था। उन्होंने आज़ादी के ठीक पहले बाकी नाम के एक लेब्राडोर कुत्ते के साथ अपनी लाडली कुतिया रोशना की शादी धूमधाम से की थी, और इसमें पूरे देश भर से राजे महाराजाओं को आमंत्रित किया था, और हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, और समारोह में उन्होंने करीब करीब उस समय 9 लाख रुपए की राशि खर्च की। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैसूर के जो महाराजा थे वो 600 कमरों के महल में रहते थे, 600 रूम होते थे, बड़ा बड़ा आलिशान महल था। आज भी आप मैसूर जाएंगे तो देखने को मिलेगा आपको। और ये क्या था कि उनकी जिद थी कि वायसराय से बड़ा मेरा महल होना चाहिए, तो महल उन्होंने बनाया था। और वे 28 मन, एक मन 20 किलो का होता है, तो 28 मन सोने के सिंहासन पे बैठा करते थे, 28 मन सोने से बने हुए सिंहासन पे। जयपुर के महाराजा ने संगमरमर के हवा महल बनवाया था, जिसमें 853 खिड़कियाँ थी। आज भी आप जयपुर जाते हैं तो हवा महल देखने के लिए लोग जाते हैं। कपूरथला के महाराजा जो थे, वे एक बार पेरिस गए। पेरिस में उनको वर्साय का महल भा गया, और वर्साय का महल और लुई 14वें के बारे में उनको जो जानकारी मिली, तो उनको लगा कि उन्होंने लुई 14वें ने उनके रूप में कपूरथला में पुनर्जन्म लिया है। ठीक जब वो लौटे फ्रांस से, तो सेम टू सेम वर्साय का महल जैसी प्रतिकृति उन्होंने अपने कपूरथला में बनाई, फ्रांस से कारीगर बुलवाए, और बहुत ही आलिशान महल बनवाया। और उसके बाद महल बनाने के बाद उन नौकरों को भी वे उसी फ्रांसीसी ड्रेस में रखा करते थे। मानते थे कि पूर्व जन्म में लुई 14वें थे। बड़े मतलब हास्यास्पद भी बातें निकलती है, लेकिन करते थे वैसा। रियासत के सारे जंगलों पर राजाओं का एकाधिकार था। भरत के महाराजा ने इतने शेर मारे कि उनकी खालों को सील करके स्वागत कक्ष में वाल टू वाल बिछा दिया गया। इतने शेर मारे। एक ज़माने में उस समय कम से कम 20,000 टाइगर थे पूरे हिंदुस्तान में। आज तो 1200-1500 रह गए हैं। सब इन राजा महाराजाओं ने, अंग्रेजों ने आकर के शिकार करके इनको मार दिया। पटियाला के 7वें महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में तो और भी विचित्र बातें हैं, जो आप सुनेंगे तो बड़े आपको आश्चर्य होगा कि भूपेंद्र सिंह जो थे, उनका डील डोल बड़ा बलशाली थे। वे 6 फीट 4 इंच हाइट थी उनकी, 300 पाउंड का वजन था उनका, और उनकी खुराक भी बड़ी अनूठी थी, गजब की थी। दिन भर में वे 10 सेर भोजन करते थे। सेर किलो से थोड़ा सा कम होता है। चाय के साथ ही वे 2 मुर्गे खा लिया करते थे। इनके अस्तबल में विश्व के 500 बेहतरीन पोलो के घोड़े थे। पोलो के शौकीन थे महाराजा। महाराजाओं का शौक, महीन महाराजा का एक शौक और भी था, उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि महाराजा भूपेंद्र सिंह की विशेष रुचि महिलाओं में थी। अपने हरम के लिए वे हर दिन नित नई सुंदरियों का चयन करते थे। उनके हरम में 350 से अधिक सुंदरियाँ थीं।
पंजाब की तेज़ गर्मी से बचने के लिए वे तालाब में नहाने जाते थे, तो उसके पहले उसमें बर्फ़ की सिल्लियाँ डलवा देते थे और तालाब के चारों किनारों पे चारों तरफ 20 से 25 सुंदरियों को निर्वस्त्र खड़ी करके रखते, ताकि उनका सहारा लेके ऊपर चढ़ जाएं वे, या मन आए तो आमोद प्रमोद करके। फिर जो सुंदरियाँ तालाब में उनके साथ नहाती थी तो वो तो अलग ही थी। तो इस तरह से आमोद प्रमोद में लगे रहते थे। और ये महाराजा जो थे कामोत्तेजक औषधियों के लिए इन्होंने सैकड़ों वैद्य अलग अलग यूरोपियन कंट्री से देशी विदेशी नियुक्त कर रखे थे। और जब इनका सारी औषधियों ने इनके शरीर पर काम करना बंद कर दिया, तब जा कर के सदमे में इनकी मृत्यु हुई, ऐसा बताया जाता है। तो आज बस इतना ही, बहुत रोचक जानकारी हो गई। अगले अंक में इसका पार्ट 2 लेंगे, कुछ राजाओं के बारे में और बात करेंगे, कुछ ऐसे राजाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बड़ी देश की जनता की, अपनी प्रजा की भलाई के काम भी किए, और कुछ ज़्यादातर तो आमोद प्रमोद में ही लगे रहे। इसमें एक बार फिर से कहूँगा कि ये सारे तथ्य जो हैं 2-3 किताबों से लिए गए हैं, इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। फ्रीडम एट मिडनाइट एक तो बड़ी किताब वो है, दूसरा एक दीवान हुआ करते थे जर्मन दास, उन्होंने 2 किताबें लिखी, महाराणा महारानी। यदि आपको पढ़ना हो, यदि रुचि हो इस तरह की कहानियों में, तो उन किताबों को पढ़ना चाहिए। तो आज बस इतना ही, नमस्कार।